हे नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं स्नेहा एक बार फिर आप लोगों से मिल रही हूँ मन की दुनिया में, जिसमें हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी के बारे में। और आज की इस क्लास में हम बातें करने वाले हैं परामर्श की विशेषताओं के बारे में। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी। चलिए, जैसे कि हमने पहले भी ये बात की है कि अलग अलग मनुष्यों की सोच, समझ और उनका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया भिन्न हो सकता है, अलग होता है। उसी प्रकार यहाँ परामर्श मनोविज्ञान को लेकर के भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग और भिन्न भिन्न राय है। इसी में से जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हम यहाँ बातें करने वाले हैं। जी, वो जो पॉइंट्स आप यहाँ कुछ देख रहे हैं कि परामर्श के अंतर्गत मनुष्य की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, बल्कि उसे स्वयं अपनी समस्या का समाधान करने में बस उसकी मदद की जाती है। मतलब अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और आप किसी तरह की सलाह के लिए, परामर्श के लिए अगर जाते हैं किसी विशेषज्ञ के पास में, तो वो आपकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं, बल्कि वो आपकी मदद करते हैं उस समस्या का समाधान आपको ढूंढने में। समाधान आप स्वयं करते हैं, बस वो आपकी मदद करते हैं। तो परामर्श मनोविज्ञान यही है कि वो आपकी समस्याओं का, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करता, बाकायदा बस वो हमारी मदद करता है। और परामर्श क्या होता है? ये केवल दो लोगों के बीच की बातचीत होती है। इसमें कभी कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं होना चाहिए और ना ही हो सकता है। अगर ऐसा होता है कि उसमें 2 से अधिक व्यक्ति मौजूद हैं, तो फिर उसे परामर्श नहीं कहा जाता है। परामर्श के अंतर्गत जो काउंसलर होता है, वो अपने कस्टमर को किसी प्रकार का आदेश नहीं दे सकता है। अगर मैं किसी विशेषज्ञ के पास गई हूँ अपनी किसी समस्या को लेकर के, तो वो पहले मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे क्या है मेरी परेशानी। उसके बाद जो भी सलाह होगी वो मुझे अपनी सलाह देंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है, मैं किस तरीके से सोच रही हूँ और मुझे किस प्रकार से अपनी सोच को, अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है मुझे। वो मुझे सलाह दे सकते हैं, ना कि वो मुझे किसी प्रकार का आदेश देंगे। ठीक है? वो या हम किसी भी उनके फ़ैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। मान लीजिए अगर उन्होंने हमें कोई सलाह दी है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उसे मानना ही है, हम बाध्य नहीं हैं। अगर हमें वो अच्छा लगता है, हमें उनकी सलाह पसंद आती है, तो हम मान सकते हैं, अन्यथा ये पूरी तरह हम पे निर्भर करता है। और परामर्श यानी कि काउंसलिंग के दौरान जो भी मदद है वो किसी प्रशिक्षित यानी कि पूरे वेल ट्रेंड काउंसलर से ही हम ले सकते हैं, और बिल्कुल निजी प्रकार से यानी कि प्राइवेट तौर से। मतलब कि हम ये सलाह हम किसी भी परामर्श मतलब कि हम जब भी किसी काउंसलर के पास जाते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं, उन्हें अपनी समस्या बताते हैं, या जो भी वो सलाह हमें देते हैं, ये पूरी तरीके से निजी होता है, प्राइवेट होता है। काउंसलर हमारे बीच की बातचीत को किसी के भी साथ साझा नहीं कर सकते, किसी को नहीं बता सकते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद में है कि परामर्श प्रक्रिया समाप्त हो जाती है अगर वो कस्टमर अपने काउंसलर की बातों से संतुष्ट हो जाते हैं, या तो जो उन्होंने हमें सलाह दी है उससे हमारी समस्या के निराकरण में हमें मदद मिलती है,
तो जाकर के ये परामर्श का जो सिलसिला है ये ख़त्म हो जाता है, फिर हमें उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये थे भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परामर्श की विशेषताएं कि क्या है ये। तो इस प्रकार से क्या होता है कि काउंसलर की मदद से हम किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंचने में हमें सहायता होती है। बहुत सारी चीज़ें जो हम खुद से नहीं समझ पाते हैं स्वयं से, वो हम किसी की मदद से समझने में हमें आसानी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परामर्श का लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। एम्स ऑफ काउंसलिंग। परामर्श का लक्ष्य, सच में ये मेरी खुद की भी पर्सनल थॉट यही है कि इसका जो लक्ष्य या उद्देश्य है ना, ये इतना विस्तृत तो है, बड़ा है कि इसके बारे में बता पाना, लिख पाना, समझा पाना पूरी तरीके से ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम कुछ पॉइंट्स, कुछ तथ्य के बारे में तो बात कर ही सकते हैं। तो अलग अलग विचारकों द्वारा अलग अलग उद्देश्य के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ सामने एक विचारक हैं मनोविज्ञान के, रॉबर्ट्स। इन्होंने बताया है परामर्श के उद्देश्य के बारे में कि इसके उद्देश्य के अंतर्गत मनुष्य को अपनी कठिनाइयों का निराकरण के संदर्भ में योजना बनाने में सहायता मिलती है। यानी कि जो भी मनुष्य की कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, उसका जो समाधान होता है, निराकरण, समाधान करने के लिए जो योजना हम बनाएंगे कि किस प्रकार से सिस्टमैटिक वे में काम करके हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उस समस्या के निराकरण में हमें सहायता प्राप्त होती है। मनुष्य को स्वयं से युक्त तथ्यों का वर्णन करने में सहायता देना, उन समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने में सहयोग प्राप्त करना। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कई बार कि हमारी सबसे बड़ी समस्या हम खुद बन जाते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में एक्चुअली में क्या चल रहा होता है, वो हमें खुद को भी नहीं पता होता। तो इसीलिए हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है इस प्रकार के काउंसलिंग सेशंस की, ताकि हम अपने विचारों को किसी एक्सपर्ट के पास जा कर के, उनसे बात करके, उनसे शेयर करके हम समझ पाएँ कि एक्चुअली में हम क्या चाहते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान खुद को समझने में सहायता हमें इस तरह के परामर्श से प्राप्त होती है। आगे आते हैं हम। व्यक्ति को अपने आप से संबंधित योजनाओं को पूरा करने के क्षेत्र में कार्य आरंभ करने के लिए सहयोग प्राप्त करना। व्यक्ति की शिक्षण, व्यावसायिक व चारित्रिक जटिलताओं को समझने में सहयोग प्राप्त करना। व्यक्ति में समस्याओं का निराकरण करना ही परामर्श का उद्देश्य है। जी बिल्कुल सही कहा। परामर्श का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि व्यक्ति में उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करना। यानी कि उसके मन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, किसी भी मतलब कि फील्ड से ये रिलेटेड हो सकता है, ये आपके एजुकेशन से हो सकता है, बिजनेस से हो सकता है, या आपके कैरेक्टर रिलेटेड भी हो सकते हैं, या आपके पर्सनल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, बहुत तरह की समस्याएं। तो इन सब के निराकरण में हमारी मदद करता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। आगे हम बात करते हैं कि हार्डी के अनुसार परामर्श के उद्देश्य क्या है। तो व्यक्ति को खुद से संबंधित अपने विकास को पल्लवित करने के उपलक्ष्य में, पल्लवित मतलब होता है कि सक्सेस, यानी आगे बढ़ना, फलना फूलना। हम अपने आप का विकास किस प्रकार करेंगे, हम खुद को आगे कैसे बढ़ाएंगे, डेवलप हम कैसे कर सकते हैं, इस तरह के कार्य में सहयोग करता है हमारा। व्यक्ति को समाज में सही माने जाने वाले अध्ययन, विचारधारा व कुशलता को पाने में सहयोग करना।
जैसे कि सोशली हमें लोग पसंद करें, लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, इस तरह का कार्य हम मतलब कि इस तरह के अगर हम चाहते हैं, लक्ष्य हमारे हैं जो हमें सोशली बहुत मतलब कि रेपुटेशन मिले, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिले, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इस तरह के विचारों में हमें सहायता करता है ये अपने पारिवारिक जीवन, रोजगार, नागरिकता और अन्य दशाओं में व्यक्ति के लक्ष्य को निर्धारित करने में सहयोग देना। बहुत सारे बड़े बड़े संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अब जा कर के ये मतलब कि ये जो एक फैकल्टी है ये बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आ रही है कि युवाओं को काउंसलिंग सेशंस देने के लिए, और वो भी कैरियर रिलेटेड, जिसमें कि वो ये तय कर पाएँ कि उन्हें किस दिशा में जाना है, उन्हें क्या करना चाहिए। जी, तो युवाओं को इस प्रकार के परामर्श देने का उद्देश्य यही होता है कि वो अपनी कैपेबिलिटी को समझें, वो अपने अंदर छुपी उन प्रतिभाओं को बाहर निकाल कर उसी क्षेत्र में अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें जिसमें कि वो बहुत अच्छे हैं। कई बार यूथ अपने कैरियर को लेकर के काफ़ी डिप्रेस्ड और बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, तो उन्हें एक सही दिशा दिखाने का कार्य परामर्श के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गेर तथा गेर वीरज के अनुसार, ये जो दो विचारक हैं मनोविज्ञान के, इन्होंने बताया है कि परामर्श का उद्देश्य संक्षेप में यानी छोटे शब्दों में, कम शब्दों में इस प्रकार दिया जा सकता है कि परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता प्रदान करने का ये अवसर देता है कि उसे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के मतलब कि उसे किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी इस योग्यता का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार से इन विचारकों के अनुसार परामर्श के अंतर्गत व्यक्तियों को कठिनाइयों का हल करने के लिए सहायता दी जाती है, जिससे व्यक्ति बिना किसी की सहायता लिए अपनी कठिनाइयों को दूर कर सके। तो इस तरह से भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा परामर्श के उद्देश्य और उसके लक्ष्य के बारे में बताया गया है कि समस्याओं से निदान पाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना, उनकी परामर्श लेना जो उनकी सहायता कर सके। इसके अतिरिक्त परामर्श के कुछ अन्य उद्देश्य और योगदान भी हैं, जैसे कि आत्मज्ञान। सबसे बड़ा जो परामर्श का कार्य है वो यही होता है कि किसी भी व्यक्ति के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स का मूल्यांकन करना कि एक्चुअली में आप क्या हैं, आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो आप खुद भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते, या यूँ कह लीजिए कि कभी आपको उस प्रकार की मतलब कि इन्वायरमेंट नहीं मिलता, उस प्रकार का वातावरण आपको नहीं मिलता कि आप खुद को एक्सप्लोर कर पाएँ, और आपको लगता है कि आपके अंदर ये चीज़ है ही नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। बल्कि ऐसा होता नहीं है। हर इंसान में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि अगर वो चाह ले तो वो सब कुछ कर सकता है, मगर हम उस तरह के कार्य कभी कर नहीं आए होते हैं, बचपन से ही हमें उस तरह का वातावरण नहीं मिला होता है। इस वजह से हमारे अंदर उस प्रतिभाओं को दबा कर रखते हैं हमें खुद को भी नहीं पता होता। तो इस प्रकार के जो सेल्फ एवोल्यूशन होता है वो हम करते हैं इस परामर्श के द्वारा।
तो व्यक्ति को अपने संबंध में जानने के लिए अपनी सामर्थ्य और संभावनाओं को पहचानने में सहायता प्रदान करती हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं होता है कि व्यक्ति के आत्मज्ञान के लिए तथा उसके मूल्यांकन के लिए परामर्श की बहुत सारी विधियों की सहायता ली जाती है। परामर्श साक्षात्कार या मतलब कि ग्राहक केंद्रित परामर्श या निर्देशात्मक उपबोधन बहुत तरह के मतलब ये प्रयोग हैं जो काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंतर्गत लोगों को सिखाया जाता है कि आप अपने ग्राहक से किस प्रकार। हम आत्मज्ञान के बाद हम बात करते हैं आत्मस्वीकृति की। ये भी एक दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है। व्यक्ति की आत्मस्वीकृति परामर्श का दूसरा लक्ष्य है। व्यक्ति को स्वयं के व्यक्तित्व को स्वीकार करना, यानी कि आप जो हैं जैसे हैं अपने आप को उसी रूप में स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। ये इसका दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य इसलिए है क्योंकि बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है कि हम खुद ही अपने आप से खुश नहीं होते हैं। हमें खुद से बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरे में ये नहीं है, मुझ में वो नहीं है, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, बस। और हम अपने आप से ही बहुत रुष्ट रहते हैं, दुखी रहते हैं। और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हम में हैं एक्चुअली, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि एक इंसान में किसी भी तरह की कोई भी खूबी नहीं होगी, बिल्कुल होती है। लेकिन जब हम इस प्रकार के भावनाओं का शिकार हो जाते हैं तो हम उन खूबियों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। हम उन्हें बिल्कुल देखना ही नहीं चाहते। हमारे पास क्या नहीं है, हम इस पे ज़्यादा फोकस होता है हमारा, और इस वजह से हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। और परामर्श का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारा सेल्फ एक्सेप्टेंस। हम जो हैं जैसे हैं हम उसी रूप में खुद को एक्सेप्ट करें, तभी जा कर के हम खुद को पहचान पाएंगे और हमें खुद से प्यार हो पाएगा कि नहीं, आई एम इम्पोर्टेंट, मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, आई एम गुड फॉर नथिंग वाला जो ये थॉट होता है इंसान का अपने बारे में, उससे निजात दिलाने में ये परामर्श मनोविज्ञान हमारी बहुत बड़ी सहायता करता है। देखिए, जैसे कि यहाँ भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बाहरी रूप से सुंदर नहीं होता है तो वो इसे एक नकारात्मक धारणा बना लेता है अपने लिए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन इसी विचार को बदलने के लिए परामर्श साइकोलॉजी हमारी बहुत मदद करता है, उसका मार्गदर्शन करने के लिए। तो इसीलिए हमारा सतत मूल्यांकन करना इस काउंसलिंग साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, ताकि हम अपने आप को सीमित ना बना लें, अपने आप के बारे में एक बुरी धारणा बना करके, एक नकारात्मक सोच बना करके खुद के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें नज़रअंदाज करने ना लगे और बस अपने आप को कुंठित ना बना ले। तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा उद्देश्य है इस साइकोलॉजी का, काउंसलिंग साइकोलॉजी का। अब हम आते हैं सामाजिक समरसता। हाँ, परामर्श का एक जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य वो है सामाजिक समरसता, सोशल हार्मोनी। इसमें व्यक्ति को समाज के साथ मिलकर चलने के लिए